वेलकम बैक टू डिकोड्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने कॉन्टिन्यूड चैप्टर जो कि कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन के सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे, यूरिया फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यूरिया की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, वो कहाँ पर होती है, कौन से ऑर्गन में होती है, और फिर उसके बाद यूरिन की फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि अपना लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूरिन की फॉर्मेशन के बाद एक दो टॉपिक जो है और रह जाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है सेकंड चैप्टर भी जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के साथ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं यूरिया की फॉर्मेशन। ठीक है, देखो जो यूरिया है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो हमारे ऑर्गन लिवर में फॉर्म होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गन में फॉर्म होता है? लिवर में फॉर्म होता है। ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक साइकिल के थ्रू जो है ये ऑपरेट करता है और उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, उस साइकिल के बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये समझते हैं। ठीक है, तो जो यूरिया फॉर्मेशन है, यानी कि जो यूरिया की फॉर्मेशन है, यूरिया का प्रोसेस है पूरा बनने का, वो कौन से ऑर्गन में होता है? लिवर में होता है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन द लिवर। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? केमिकल प्रोसेस है, साइकिल के थ्रू जो है ऑपरेट करता है। देखो, मैंने आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तब मैंने आपको जो है थोड़ा सा शुरुआत में ये बात बताई थी कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, जो हमारा NH3 होता है, अमोनिया, ये किस में बदलता है? अमोनिया यूरिया में बदलता है। फिर यूरिया किस में बदलता है? यूरिक एसिड में बदलता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, यही मैंने आपको बताया थी ना, अमोनोटेलिक एनिमल्स हमने पढ़े थे, फिर यूरियोटेलिक जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं, फिर यूरिकोटेलिक। तो मैंने आपको बोला था कि आप इस स्टाइल से जो है इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आगे जो है ये काम आने वाला है। तो देखो भी इधर काम आएगा। अमोनिया किस में बदलता है? यूरिया में। यूरिया किस में बदलता है? यूरिक एसिड में बदलता है। ठीक है, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो जो प्रोटीन होता है वो कैसे फॉर्म होता है? जो प्रोटीन होता है वो सब यूनिट से मिलके बना होता है। कौन सी सब यूनिट्स? अमीनो एसिड्स की सब यूनिट्स। जैसे मान लो कि जो प्रोटीन है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ABC, ये क्या लगा लो आपकी, ये क्या है? अमीनो एसिड की सब यूनिट्स है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड रेजिड्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड रेजिड्यूज। तो जो प्रोटीन होता है ना, वो किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड की रेजिड्यूज से मिलके बना होता है। या सिंपली ये बोल लो कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, ये आपस में तीनों जो है क्या हुआ है? लिंक्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में, और ये ऐसे ही एक ना चेन फॉर्म कर लेंगे। जैसे C है, इसके बाद D आएगा, G आएगा, मतलब ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एलेनाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सिस्टीन हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल दिया है ABC करके। ठीक है, तो जैसे ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमीनो एसिड हो गया। ऐसे ही इनकी जो है पूरी क्या बनी हुई है? चेन बनी हुई है। ठीक है, तो जब चेन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बना लेता है? पूरा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है हमारा। ठीक है, क्या बन जाता है? हमारा प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है? अमीनो एसिड की सब यूनिट जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती हैं। और वो किससे जुड़ी होती हैं? कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है? एक कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, उससे जो है जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे ये A और B दो अमीनो एसिड है, ये आपस में कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं? जो दो अमीनो एसिड होते हैं आपस में, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जो है लिंक्ड होते हैं, जो कि एक टाइप का क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो मैंने आपको भी बता दिया। देखो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर अमीनो एसिड होंगे तो ही जो है हमारे प्रोटीन का जो है क्या होगा? सिंथेसिस हो पाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसे यूटिलाइज नहीं करेगी, बस बल्कि उसे किडनीज जो है हमारी क्या करेगी? एक्सक्रीट आउट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया की फॉर्म में जो है उसे क्या कर देगी? एक्सक्रीट आउट कर देगी। कैसे करेगी? देखो देखो जैसे अमोनिया है, ठीक है, वो किस में बदलेगा? यूरिया में बदलेगा, और फिर किस में बदलेगा? यूरिक एसिड में बदलेगा। मतलब जो अमीनो एसिड है, ठीक है, उसमें से क्या होगा? जो अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है, ये जो अमीनो ग्रुप होगा उसको जो है हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अभी हम वही पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, उसको रिमूव करेंगे, फिर वो आगे चल के किस में बदलेगा, यूरिया में बदलेगा, फिर वो यूरिक एसिड में बदल जाएगा। या ये मान लो कि यूरिया में बदलेगा तो उसको जो है हमें क्या करना होगा, एक्सक्रीट आउट करना होगा, जो कि किडनीज परफॉर्म करेंगे एक्सक्रीशन का काम। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच मील या मीट कंज्यूम करता है, ठीक है, मीट के अंदर भी क्या होगा, प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो कोई प्रोटीन रिच मील या मीट कंज्यूम करता है तो उसके यूरिन में जो है यूरिया का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके यूरिन में जो है क्या होगा, यूरिया का अमाउंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसने जो है क्या कंज्यूम की, कोई प्रोटीन रिच मील कंज्यूम करी या मीट कंज्यूम किया। ठीक है, तो इस प्रोटीन रिच मील के अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, उतना प्रोटीन जो था उसकी बॉडी को, उतने प्रोटीन की जो है उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसने कंज्यूम किया। ठीक है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, और जो उसकी जो किडनीज है वो क्या करेंगी, उस प्रोटीन रिच मील में जो अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, या जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेगी, यूरिया में कन्वर्ट करेगी, और फिर उसको क्या कर देंगी, वो एक्सक्रीट आउट कर देंगी। एक्सक्रीट आउट करेंगी तो यूरिन की फॉर्म में, मतलब यूरिन में जो है क्या एक्सक्रीट आउट होगा, हमारा यूरिया एक्सक्रीट आउट होगा। तो जब उसकी यूरिन की टेस्टिंग होगी तो उसमें जो है यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है उसके यूरिन में जो है क्या मिलेगा, हमको यूरिया मिलेगा, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ जो अमीनो एसिड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो उतना प्रोटीन पहले से ही जो है बना रही थी अमीनो एसिड के थ्रू। ठीक है, जो उसको नॉर्मल खाने से जो है उसकी डेली डाइट से जितना उसको जो प्रोटीन मिल रहा था वो उतना सही था, लेकिन जिस दिन उसने ज़्यादा प्रोटीन रिच मील कंज्यूम करी या उसने जिस दिन मीट कंज्यूम किया जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उतना प्रोटीन उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उतने प्रोटीन की, तो क्या होगा उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो किस में बदलेंगे, यूरिया में बदलेंगे ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, और फिर जो है वो और फिर क्या होगा, वो यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में, और उसके यूरिन में जो है यूरिया का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे, मतलब यूरिया की जो है फॉर्मेशन कैसे होती है, किससे, अमीनो एसिड से, कौन सी साइकिल के थ्रू होती है, अब वो देखते हैं। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्निथिन साइकिल की। देखो जो आपको ये आपको साइकिल सी दिख रही है, ठीक है, यही अपनी क्या है, ऑर्निथिन साइकिल है। देखो अब हम देखेंगे कि ऑर्निथिन साइकिल से जो है यूरिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिया कहाँ बनता है, अपने लिवर में बनता है। ठीक है, तो देखो लिवर में क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले जो है ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अपना क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, ये क्या है, अपना NH2 एमाइन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एमाइन ग्रुप। ठीक है, ये C क्या है, हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, R एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट क्या है, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो अपने को अमाइन ग्रुप दिख रहा है NH2, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे NH2 ग्रुप को। ठीक है, तो NH2 ग्रुप हमने रिमूव कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन। डी मतलब कि रिमूवल और एमिनेशन मतलब कि एमाइन ग्रुप, तो मतलब रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप। तो हमने इस अमीनो एसिड में से किसको रिमूव कर दिया, NH2 ग्रुप को, यानी कि एमाइन ग्रुप को रिमूव कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन। ठीक है, डी एमिनेशन हुआ, एमाइन ग्रुप का रिमूवल हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, अब NH2 जो है यानी कि जो हमारा एमाइन ग्रुप है ये किस में बदलेगा, NH3 में बदलेगा, यानी कि अमोनिया में बदलेगा। किस में बदलेगा, NH2 जो है वो NH3 में बदलेगा, अमोनिया में बदलेगा। NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एमिनेशन। मतलब अमाइन ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एमिनेशन। अब क्या होगा, जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, यूरिया में कन्वर्ट कर जाएंगे बाय दी ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, जो ऑर्निथिन साइकिल थी वो सबसे पहले डिस्कवर करी थी दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने ऑर्निथिन साइकिल को डिस्कवर किया था। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्रेबेन हेंसलेट। ठीक है, तो इसलिए जो है इस साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल के अलावा और भी क्या बोलते हैं, क्रेबेन हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेबेन हेंसलेट साइकिल। ठीक है, अब देखो CO2 और NH3 तो यूरिया में कन्वर्ट हो गए बाय ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से। ठीक है, अब क्या होगा, CO2 और NH3 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, क्या प्रोड्यूस कर लेंगे, सिट्रुलिन को प्रोड्यूस कर लेंगे। अब क्या होगा, जो सिट्रुलिन है वो किस में कन्वर्ट करेगा, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। किसमें, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड में। ठीक है, फिर अर्जिनोसक्सिनिक एसिड किस में बदलेगा, अर्जिनाइन में बदलेगा, और अर्जिनाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अर्जिनेज किस में बदल जाएगा, यूरिया में बदल जाएगा, या यूरिया
जो है फॉर्म कर देगा क्या, अर्जिनाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है CO2 और जो अमोनिया है वो भी जो है इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, अपना यूरिया जो है, यूरिया की फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो डीएमिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, और डीएमिनेशन जो है और यूरिया फॉर्मेशन जो है ये अपनी किस में हो रही है, लिवर में हो रही है। तो अपना जो है यूरिया फॉर्मेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन तो हमने देखा कि एक केमिकल प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो है लिवर में चलता है यूरिया की जो फॉर्मेशन है। लेकिन जो यूरिन फॉर्मेशन है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मेन। ठीक है, तो उसके बाद जो है यूरिन की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यूरिया फॉर्मेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो चलो अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो देखो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो क्या है, एक फिजिकल स्टेप है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होगा। ठीक है, किडनीज में जो है आपका क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब यूरिन फॉर्मेशन में ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इनसाइड द किडनीज। देखो कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अब मैं आपको ना बिल्कुल मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ इन तीनों टर्म्स का जो है मतलब क्या होता है। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि अल्ट्रा अल्ट्रा मतलब बहुत ही जो है मैक्स लेवल पे जो है क्या होगी, कोई कोई प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, अल्ट्रा बोलते हैं ना हम किसी चीज़ को जब वो बहुत ही, मान लो अगर स्पीड से चल रही हो या बहुत ही अच्छे पेस में चल रही हो तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो अल्ट्रा है ना। और फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर होना। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के केस में क्या होगा, जो ब्लड है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ही फाइन तरीके से जो है वो क्या होगा, फिल्टर होगा। लिक्विड पार्ट जो है ना ब्लड का वो अलग हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट रहेगा ब्लड का, जिसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो है अलग रह जाएंगे। ये जो है अपने ग्लोमेरुलस के अंदर ही जो है इकट्ठा हो जाएगा, जो प्रोटीन वगैरह है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फैट्स हैं, ये सब। और जो मतलब लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का वो सारा जो है छन के जो अपना पोडोसाइट सेल होगा ना, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, विसरल लेयर पे प्रेजेंट होएगा, किसकी, बोमेन कैप्सूल की। वहाँ से पूरा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड छन के जो है किस में आ जाएगा, अपना बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। अब क्या होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, सिलेक्टिव सिलेक्टिव मतलब हम जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, मतलब सोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन सब का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस जो है, जो लिक्विड पार्ट है यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेट है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है जिन्हें हमें क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, जिन्हें हमें क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, जिन्हें हमें रीएब्जॉर्ब नहीं करवाना। तो उन्हें जो है हम क्या रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगे, हमने सिलेक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उन्हीं को जो है क्या करेंगे, हम रीएब्जॉर्ब करेंगे। सिलेक्टिव सब्सटेंसेस में अभी मैंने आपको बताया जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, Na पॉजिटिव यानी कि सॉल्ट्स, और ग्लूकोज का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो मतलब सिलेक्टिव तरीके से जो है हम कुछ कुछ चीज़ों को जो है सिलेक्ट करके जो है क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है अपना लास्ट स्टेप होएगा। इसमें क्या होगा, कुछ जैसे कि मिनरल्स हो गए, ठीक है, कुछ जैसे सॉल्ट हो गए, के पॉजिटिव हो गया, NH3 पॉजिटिव हो गया, इनको जो है हम कुछ आयंस हो गए, केटायंस हो गए, जैसे उनको जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो है सिक्रीट मतलब वापस ऐड कर देंगे ताकि जो है ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो फिल्ट्रेट का बना रहे। ठीक है, अब हम इनको जो है इन तीनों स्टेप्स को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के साथ। अब देखो चलो अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को डिटेल में। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम की हेल्प से जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। देखो हमने इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में जो था थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पढ़ा था कि जो है ब्लड कैसे एंटर करता है, ठीक है, किसमें, नेफ्रॉन में। ठीक है, और कैसे जो है फिल्ट्रेशन होती है, कौन से सब्सटेंसेस हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में जिनमें जिनसे जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, कहाँ पे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सब पार्ट्स को जो है हमने थोड़ा थोड़ा अच्छे से जो है स्टडी किया था। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में एक एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो एंटर करती है सबसे पहले किसके अंदर, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, जो कि ब्लड को जो है लेके आती है। ठीक है,
ब्लड को जो है क्या करती है, लेके आती है एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को वापस लेकर जाती है। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ब्लड को लेके आई, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा, जो बोमेंस कैप्सूल की जो विसरल लेयर होती है, विसरल लेयर मतलब कि जो बोमेंस कैप्सूल की जो इनर वाली लेयर होती है, ठीक है, दो लेयर्स होती है ना, एक तो आउटर पेराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर। तो जो विसरल लेयर होती है वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, वहां से क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो फिल्टर होके आ जाता है। तो आप ये लगा लो कि जो पोडोसाइट सेल्स है वो एक छलनी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो है वो छन के बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है, और जो भी सॉलिड पार्ट है ब्लड का, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वो जो भी हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस है वो सभी जो है यहाँ पे इकट्ठा रह जाएंगे या यहाँ पे जो है प्रेजेंट हो जाएंगे, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है फिर उनको वो ब्लड स्ट्रीम में वापस लेके चली जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मतलब अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, क्यों, क्योंकि जब अब ब्लड जो है वो फिल्टर होके आ गया ना, अब जो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में जो आएगा ब्लड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और जो यहाँ रह जाएगा वो उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिड्यू बोल देंगे। रेजिड्यू में क्या है, अपना प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब जो इफरेंट आर्टरियोल लेके चला जाएगा। ठीक है, अब वोमेन्स कैप्सूल में क्या आ गया, अपना फिल्ट्रेट आ गया। अब ये फिल्ट्रेट जो है किस में जाएगा, पीसीटी के अंदर जाएगा। तो देखो अब पीसीटी में जाने से पहले हम थोड़ा जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को और अच्छे से जो है और डिटेल में जो है थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। कुछ प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में जैसे कि नीट के एग्जाम में जो है वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, एक तो होता है अपने जैसे जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और भी दो तीन प्रेशर्स और होते हैं। देखो जीएचपी क्या होता है, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो जैसे ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होएगा, हमारा बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि क्या था, हमारा ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे प्रेजेंट था ना, ऐसे ऐसे बंच था पूरा ब्लड कैपिलरीज का, उसका उसको क्या नेम दिया था हमने, ग्लोमेरुलस नाम दिया था। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो जो है क्या लगाएगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो वो ब्लड है वो फोर्स होगा, और मतलब वो फोर्स मतलब जो ब्लड है उस पर फोर्स लगेगा, और फिर जो है वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स को जो है, उस प्रेशर को जो है हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ब्लड का, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और उसकी वैल्यू हम देखते हैं कितनी होती है, एचपी की वैल्यू, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो अपनी कितनी रहती है, 60 mm ऑफ Hg रहती है। कितनी रहती है, 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, 60 mm ऑफ Hg रहती है। तो जीएचपी यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर होता है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर लगता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कौन अप्लाई करता है, ब्लड अप्लाई करता है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, और जो लिक्विड पार्ट है, यानी कि जिसमें पानी है, ठीक है, वो पानी सारा जो है इधर आ जाएगा, अपना इधर बोमेंस कैप्सूल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और जो सॉलिड पार्ट है, यानी कि जैसे प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हो गए, वो सब इधर रह जाएंगे। तो तो अपना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, 60 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, बीसीओपी। बीसीओपी, ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किस टाइप का प्रेशर होता है, देखो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना कौन अप्लाई करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेनली एल्ब्यूमिन, ठीक है, वो अप्लाई करता है। ठीक है, ये इस प्रेशर में क्या होगा, जो ब्लड जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, जो हमारा पानी यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उस पानी को जो है वो प्रोटीन या ये प्रेशर जो है क्या करेगा, उस पानी को वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में पुल बैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो यहाँ पे पानी जो है, जो पानी आ चुका है इधर, ठीक है, उसे बीसीओपी क्या करेगा, यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो पानी जो है इधर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब जो
प्रोटीन है वो क्या करेगा, पुल बैक करने की कोशिश करेगा वाटर को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है अपना CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन अप्लाई करेगा और किसके अंदर अप्लाई करेगा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है हमारा जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ चुका है, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, किसके ऊपर? बोमेंस कैप्सूल की वॉल के ऊपर। तो मतलब कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल का मतलब क्या हो गया, बोमेंस कैप्सूल हो गया। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब कैप्सूल की वॉल पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? जो फिल्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे जो अपना फिल्ट्रेट जो आ चुका है, ठीक है, जो पानी यहाँ पे आ चुका है किसमें, बोमेंस कैप्सूल में, अब यहाँ पे जो है वो पानी प्रेशर अप्लाई करेगा, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब जो BCOP है उसकी वैल्यू जो है कितनी रहती है अपनी, 22 mm ऑफ Hg रहती है। कितनी रहती है? 22 mm ऑफ Hg रहती है। ठीक है, सॉरी 22 नहीं, 32 mm ऑफ Hg रहती है। और जो अपना CHP होता है यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू अपनी कितनी रहती है, 18 mm ऑफ Hg। कितनी रहती है? 18 mm ऑफ Hg रहती है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को ना आपको याद करना पड़ेगा। देखो GHP की वैल्यू कितनी होगी, सबसे ज्यादा होगी 60 mm ऑफ Hg। फिर BCOP की कितनी होगी, इसका जो है हाफ लगा लो। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 32 mm ऑफ Hg हो जाएगी। फिर CHP जो है CHP को जो है आप BCOP का हाफ लगा सकते हो ना, मतलब राउंड ऑफ करके चलो तो कितना आ जाएगा वो, 18 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है, CHP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 mm ऑफ Hg। अब जो है हम देखेंगे कि इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर जो है वो कितना रहता है, नेट प्रेशर भी उसको हम बोलते हैं, वो कितना रहता है, उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है हमें, फिर जो है उसका आंसर निकलता है। वैसे उसका जो लास्ट में मतलब कंक्लूजन निकलता है वो अपना निकलता है यानी कि नेट प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर कितना लगा ब्लड को फिल्टर होने में। ठीक है, तो वो कितना रहता है अपना, 10 mm ऑफ Hg रहता है। उसका भी हम फॉर्मूला देखते हैं कि वो कैसे निकलता है। देखो, नेट प्रेशर या इफेक्टिव प्रेशर भी बोल देते हैं उसको, तो वो कितना रहता है अपना, देखो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, GHP, इसका फॉर्मूला रहता है GHP माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे BCOP यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये अपना फॉर्मूला रहता है क्या, नेट प्रेशर या इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे BCOP प्लस CHP। GHP की वैल्यू कितनी है अपनी, 60 mm ऑफ Hg है। BCOP की वैल्यू कितनी है, 32 mm ऑफ Hg है, प्लस CHP की वैल्यू कितनी है, 18 mm ऑफ Hg है। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 60 माइनस, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 50 आएगा। ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 50 कितना आएगा अपना, 10 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 mm ऑफ Hg। ये क्या होगा अपना, इफेक्टिव प्रेशर या नेट प्रेशर होगा। तो कुछ पॉइंट्स जो है, 2 पॉइंट्स जो है हमें अभी और पढ़ने हैं। ठीक है, और ये थोड़े से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको आप ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू 125 मिलीलीटर पर मिनट। फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मैंने, 125 मिलीलीटर पर मिनट में, मतलब कि जो 125 मिलीलीटर ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर जो है फिल्टर हो रहा है, किसमें से, किडनी में से। तो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अपना कितना होगा, 125 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 125 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड, of blood is filtered from the kidneys under 1 minute। ठीक है, तो और टोटल फिल्ट्रेट पर डे आप कितना प्रोड्यूस करते हो, फिल्ट्रेट ना कि यूरिन, या हाँ मतलब यूरिन की बात नहीं कर रहे, फिल्ट्रेट जो है वो क्या है अपना, वो रॉ मटेरियल आ गया जिसमें से अभी जो है हमें सारी चीजें जो है रीअब्जॉर्ब करनी है, और उस लास्ट में जो है उसका यूरिन फॉर्मेशन करना है, लास्ट में वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो फिल्ट्रेट। ठीक है, जब सारा जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है वो कौन सा होएगा, जो अपना फिल्टर, जो लिक्विड पार्ट रहेगा ब्लड का, जिसमें पानी होगा। ठीक है, लिक्विड पार्ट रहेगा ना जो ब्लड का, जो कि किसमें आएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएगा फिल्टर होके, उसे हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। ठीक है, तो आप टोटल फिल्ट्रेट कितना प्रोड्यूस करते हो एक दिन में, 1,80,000 ml, 1,80,000 ml फिल्ट्रेट आप पूरे दिन में जो है प्रोड्यूस करते हो। सोच के देखो कि आप 1,80,000 ml फिल्ट्रेट जो है पूरे दिन में जो है मतलब बना रहे हो, और उसमें से इस फिल्ट्रेट का सिर्फ 0.8%, इस फिल्ट्रेट का सिर्फ 0.8%
ठीक है। इस फिल्ट्रेट का सिर्फ 0.8% जो है वो किस में बदलता है, यूरिन में बदलता है। बाकी जितना भी लिक्विड पार्ट है या जितना भी इसमें इस फिल्ट्रेट में जो है यूजफुल सब्सटेंसेस है वो सभी की सभी जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट का सिर्फ 0.8% जो है वो यूरिन में बदलता है और फिर आप टोटल जो है 1.4 लीटर यूरिन जो है पूरे डे में जो है प्रोड्यूस करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ द कार्ड, तो ये समझ आ गया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट गोज इनटू द किडनी, सो रीनल फ्लो इज इक्वल टू 1100 to 1300 मिलीलीटर पर मिनट। 1100 to 1300 मिलीलीटर पर मिनट का मतलब क्या है कि 20% जो है कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, जो कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। या टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। तो कार्डियक आउटपुट का सिर्फ 20% जो है वो किस में जाता है, हमारा किडनीज में जाता है, ठीक है, वो हमारा किस में जाता है, किडनीज में जाता है। तो रीनल फ्लो जो है वो अपना कितना होगा, 1100 to 1300 मिलीलीटर पर मिनट होगा। मतलब कि जो किडनी है उसमें से 1100 से लेके 1300 ml का जो ml ब्लड जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो किडनीज में से जाएगा, मतलब किडनी में से जो है वो फिल्टर होगा। मतलब 1 मिनट के अंदर ना किडनी में से इतना ब्लड फिल्टर होके जाता रहता है, ठीक है। 1 मिनट कंप्लीट हुआ तो इतना ब्लड जो है फिल्टर हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरा मिनट आया तो फिर 1100 से 1300 मिलीलीटर ब्लड जो है वो फिल्टर होके जो है पास ऑन कर जाएगा, ठीक है, और यूरिन की जो है वो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। तो अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। तो चलो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से जो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि एग्जैक्टली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है होता क्या है। तो देखो, it is a process of retaining of water and salts from filtrate to body. Reabsorption of Na positive and glucose occurs by active absorption and reabsorption of water and urea occurs by passive reabsorption या passive absorption। देखो, जो अपना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हम किस किस को करेंगे, ग्लूकोज को, Na पॉजिटिव को, यूरिया को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन सबको जो है हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेंगे मतलब कुछ ही जो सब्सटेंसेस है उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि सल्फर हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, इनको जो है हमें रिमूव करना है ब्लड स्ट्रीम, सॉरी, इन्हें जो है हमें फिल्ट्रेट से रिमूव करना है। इसलिए जो है हम सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ही सब्सटेंसेस को जो है रीअब्जॉर्ब करेंगे। तो जो रीअब्जॉर्प्शन है किसका, Na पॉजिटिव का यानी कि सॉल्ट और ग्लूकोज का, वो कैसे होगा, एक्टिव तरीके से होगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब जो है एनर्जी लगेगी, ठीक है, रीअब्जॉर्ब करने में किसको, Na पॉजिटिव और ग्लूकोज को। और जो वाटर और यूरिया है इनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो है कोई एनर्जी नहीं लगेगी, इसलिए जो है इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिव टाइप का होगा, ठीक है। तो इनकी रीअब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो है बता दिया है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है क्या होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जैसे पीसीटी हो गया, हेनले लूप हो गया, डीसीटी हो गया, इनमें जो है कैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है होता है। तो अब मैंने जो है पीसीटी के अंदर पीसीटी को जो है एक्सप्लेन कर देगा कि पीसीटी के अंदर जो है कैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है होती है। तो देखो चलो हम बढ़ते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी के अंदर जो है कैसे होता है। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, इन पीसीटी 80 to 90% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स गेट रीअब्सॉर्ब। पीसीटी के अंदर ना 80 से 90% वाटर जो है, जो मतलब फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर था, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है वो किस में आ जाएगा, अपना पीसीटी के अंदर आ जाएगा। तो पीसीटी के अंदर 80 to 90% ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ना रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। यहीं पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्यों, क्योंकि जो अपना पीसीटी होता है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, उसकी जो वॉल होती है, वहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। या लाइनिंग होती है किसकी, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम की, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम यानी कि ऐसा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा जिसपे सीलिया हो, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर होने की वजह से यानी कि सिलिया
की प्रेजेंस होने की वजह से या माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होगा, जो पीसीटी है उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसीटी का सरफेस एरिया ना इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो है किसकी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी की वजह से यहाँ पे जो है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन 80 to 90% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है हो जाएगा। ठीक है। इन पीसीटी फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड और इंटरस्टिशियम। पीसीटी के अंदर क्या होता है, जो फिल्ट्रेट आया है अपना, ठीक है, वो कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक मतलब कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम रहेगा। ठीक है, ना तो वो ज्यादा होगा ना वो कम होगा, ना ही वो हाइपरटोनिक मीडियम शो करेगा, ना ही वो हाइपोटोनिक मीडियम शो करेगा, वो आइसोटोनिक शो करेगा। मतलब जो अपना क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम उसको ब्लड से कंपेयर करेंगे तो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कंपेयर करें तो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन पीसीटी ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया एंड फॉस्फेट गेट रीअब्सॉर्ब। पीसीटी के अंदर क्या क्या जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉल्ट यानी कि Na पॉजिटिव, ठीक है, ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, यूरिया भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट भी जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो सल्फर और क्रिटेनाइन है ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इन्हें जो है हमें फिल्ट्रेट से जो है रिमूव करना है, और फिल्ट्रेट जब यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा तब इन्हें जो है हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इनको जो है हमें रीअब्सॉर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर ये रीअब्सॉर्ब हो गए तो क्या होगा, जो किडनी के फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो है पीसीटी के अंदर तो देख लिया कि कैसे जो है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अब हाँ, एक पॉइंट और रहेगा, फर्स्ट ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब एंड देन वाटर। सबसे पहले जो है ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, ग्लूकोज और जो Na पॉजिटिव है उनका रीअब्सॉर्प्शन तो एक्टिव तरीके से होता है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, लेकिन वाटर और यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब हमने पीसीटी के बारे में बात कर ली कि पीसीटी के अंदर जो है वो कैसे रीअब्सॉर्प्शन होता है, कैसे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेनले लूप की, क्योंकि पीसीटी के बाद क्या आता है, हेनले लूप आता है। हेनले लूप के दो लिम्स होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब, एक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें जो है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। चलो अब हम देखते हैं कि हेनले लूप के अंदर जो है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। तो देखो, हेनले लूप जो है उसका नाम हेनले लूप कैसे पड़ा, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे हेनले, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी, तो इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा, हेनले लूप पड़ा। ये किसके अंदर डिप करता है, अपना मेडुला के अंदर डिप करता है। ठीक है, इसके जो है अपने दो लिम्स होते हैं, दो आर्म होते हैं। कौन से एक तो डिसेंडिंग आर्म होता है जो कि नीचे की तरफ डिप करता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, और एक असेंडिंग लिम्ब होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हेनले लूप होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंड कर रहा है। ठीक है, और जो ये वाला जो लिम्ब है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड कर रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब हो गए, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी कि जो अपना ये वाला लिम्ब है, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर के, एंड इम्परमिएबल होता है सॉल्ट के। परमिएबल फॉर वाटर का मतलब क्या है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और जो सॉल्ट्स है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो देखो, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, मतलब जो फिल्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि जितना भी सॉल्वेंट है, जितना भी वाटर है, वो सबका सब तो रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, बिल्कुल हाइपरटोनिक, बिल्कुल कंसंट्रेटेड ऐसा सॉल्यूशन बचा जो कंसंट्रेटेड है, जिसमें सॉल्यूट यानी कि जो अपना Na पॉजिटिव या जो सॉल्ट है उसका अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा सॉल्वेंट तो जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया, सारा वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो गया, बच क्या गया अपने पास, Na पॉजिटिव या सॉल्ट बच गया। तो उसकी वजह से जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा। तो जो मतलब फिल्ट्रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, किसके, बॉडी फ्लूइड के। ठीक है, किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब में या डिसेंडिंग आर्म में। अब देखो, अब जैसे फिल्ट्रेट जो है अब यहाँ पे आ गया डिसेंडिंग लिम्ब में, अब ये ऊपर मूव करेगा इधर असेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ मूव करेगा ना असेंडिंग लिम्ब में, तो क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमिएबल होता है सॉल्ट के, एंड इम्परमिएबल होता है वाटर के। परमिएबल फॉर सॉल्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है किसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि Na पॉजिटिव की
रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि ये इम्परमिएबल है वाटर के, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब जो है वो असेंडिंग लिम्ब वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो है असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, सारा का सारा सॉल्यूट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया, Na पॉजिटिव जो है यानी कि जो सॉल्ट है वो पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया यानी कि Na पॉजिटिव जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया तो सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कैसा अपना मीडियम क्रिएट हो जाएगा, हाइपोटोनिक मीडियम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो फिल्ट्रेट होगा यहाँ पे किसमें, असेंडिंग लिम्ब में, वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो अब हमने जो है हेनले लूप के अंदर भी जो है देख लिए कैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब हम देखते हैं डीसीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर ना कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कैसी रीअब्जॉर्प्शन होती है डीसीटी के अंदर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल मतलब कि कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, Na पॉजिटिव का यानी कि सॉल्ट का और वाटर का, ठीक है। तो हम उसके अंदर देखते हैं किसके अंदर, डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कैसे जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो है होता है। तो अब हम देखते हैं कि डीसीटी के अंदर यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखो डीसीटी के अंदर ना कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है, यानी कि अगर हार्मोन्स होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे, 2 हार्मोन्स होंगे, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट होंगे तो ही जो है डीसीटी के अंदर पानी का यानी कि वाटर का और सॉल्ट यानी कि Na पॉजिटिव का जो है वो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, या वासोप्रेसिन भी जो है हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो एडीएच होता है वो कौन सिक्रीट करता है, जो एडीएच है वो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अपना न्यूरोहाइपोफिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, उसको न्यूरोहाइपोफिसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर नहीं सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो जो है एडीएच सिक्रीट करता है, ठीक है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो एल्डोस्टेरोन है वो कौन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन जो है वो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड के भी जो है 2 पार्ट्स होते हैं, कौन से एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में जो है अपना एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में क्या आता है, अपना एल्डोस्टेरोन आता है और ये किसकी रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन जो है डीसीटी के अंदर वो कैसे होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच सॉरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी, सॉल्ट की। अब देखो क्या होगा, अगर एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है प्रेजेंट हो गया या बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया किसके अंदर, या डीसीटी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। तो जो ये क्या करेगा, तब अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वाटर जो है बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को जो है क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो यूरिनेशन जो है या जो यूरिन है उसके अंदर वाटर का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा कम होगा, तो यूरिनेशन जो है फ्रीक्वेंटली नहीं होगी, लेस यूरिनेशन होगी, ठीक है, बहुत कम बार जो है वो क्या होगी, यूरिनेशन का जो है प्रोसेस होगा, आप बहुत कम बार जो है यूरिनेट कर पाओगे। लेकिन अगर एडीएच जो है यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है अगर उसका अमाउंट जो है वो क्या होगा, कम हो गया किसके अंदर, डीसीटी के अंदर, अगर उसका अमाउंट जो है कम हो गया तो क्या होगा, उतना वाटर जो है उस फिल्ट्रेट में से जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो मतलब कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होएगा, ठीक है। तो यूरिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल जाएगा, पानी चल जाएगा, ठीक है। तो यूरिन के अंदर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इससे जो है एक डिजीज भी हो जाती है, ठीक है, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, जो
जो पेशेंट होता है उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो उसका जो यूरिन होगा उसमें शुगर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, उसका जो यूरिन है उसमें शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट होते हैं, यानी कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कॉमनली शुगर पेशेंट्स बोलते हैं, उनके केस में क्या होता है, यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है उनको क्या बोलते हैं कि उनको डायबिटीज़ मेलिटस है या क्या है, शुगर है ना, कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि उनको क्या है, शुगर है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में क्या होता है, एडीएच का जो मतलब सिक्रीशन होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, एडीएच का सिक्रीशन जो है बहुत ही लो होता है ऐसे पेशेंट्स की किडनीज में। तो क्या होगा, वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उतना ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन में जो है क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वाटर बॉडी को उतना पानी जो है मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, इस केस में। तो एडीएच का अमाउंट क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इधर, फिल्ट्रेट अगेन बिकम्स आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब डीसीटी के अंदर वापस से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट ना आइसोटोनिक हो जाएगा, जैसे पीसीटी के अंदर भी कैसा था, आइसोटोनिक था, अब डीसीटी के अंदर वापस से कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा जो फिल्ट्रेट होएगा, यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसके ब्लड प्लाज्मा से अगर हम कंपेरिजन करें तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाँ, अब जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट होगा या कोल्ड वेदर होगा, या बेवरेजेस जो होती है जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, इनकी वजह से भी क्या होता है, जो एडीएच है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को जो है ऐसे जो बेवरेजेस हो गई, जैसे अपना टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, और क्लाइमेट या वेदर की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड वेदर हो गया, तो ये जो है क्या करते हैं, एडीएच की सिक्रीशन को कम कर देते हैं, ठीक है, एडीएच की रिलीज को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, डाईयूरेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, डाईयूरेटिक। तो जैसे कोल्ड वेदर हो गया, कोल्ड क्लाइमेट होगा, या ये बेवरेजेस होगी, ये क्या करेंगे, इसकी सिक्रीशन को कम कर देंगी, तो भी क्या होगा, एडीएच की सिक्रीशन कम होगी, तो वाटर जो है वो लेस रीअब्जॉर्ब होएगा, लेस रीअब्जॉर्ब होएगा तो यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होएगी, ठीक है, ठीक है, क्या होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होएगी। तो ये भी जो था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब हमने जो है डीसीटी के अंदर भी देख लिया कि कैसे जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल की या कलेक्टिंग डक्ट की। तो जो देखो डीसीटी के बाद क्या आता है, कलेक्टिंग टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट ही आता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वाटर जो है क्या होता है, अपना रीअब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट में भी जो है थोड़ा बहुत वाटर जो है उसकी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। कलेक्टिंग डक्ट में जो है इतना ही था। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन में जो थर्ड पार्ट आता है, कौन सा आता है, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन आता है, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, कुछ केटायंस हो गए, ठीक है, जैसे कि के पॉजिटिव हो गया, NH3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये जो है क्या होते हैं, जो फिल्ट्रेट है उसमें जो है ये सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है, ठीक है, वो बना रहे ब्लड का, ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, उसकी वजह इसलिए जो है ये जो केटाइंस है वो फिल्ट्रेट के अंदर जो है सिक्रीट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम मतलब मैं पूरा आपको जो है नोट करके दिखाऊंगी ताकि आप अपने जो है नोट्स में जो है इसको लिख पाओ कि जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की, ठीक है, जो हमारा लास्ट पार्ट है इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, वेरियस पार्ट्स ऑफ रीनल टिब्यूल, वेरियस पार्ट्स ऑफ इसके रीनल टिब्यूल के, रीनल टिब्यूल जो है वो कौन सी है, देखो जो नेफ्रॉन होता है वो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। एक तो बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआत का जो पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, और उसके बाद जो वो पूरी पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो टिब्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल, ठीक है। तो वेरियस पार्ट जो है, अलग अलग पार्ट्स जो है किसके, रीनल टिब्यूल के, वो क्या सिक्रीट करते हैं, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं, ताकि पीएच और आयनिक बेस बैलेंस जो है या आयनिक कंसंट्रेशन जो है किसकी, फिल्ट्रेट की,
वो जो है क्या हो सके, मेंटेन हो सके या मेंटेन रह सके। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, या वेरियस पार्ट्स जो रीनल ट्यूब्यूल के हैं वो H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव जो है फिल्ट्रेट में सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि पीएच और आयनिक कंसेंट्रेशन जो है किसकी, फिल्ट्रेट की, वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिन की। देखो अब ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट जो था अपना क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो मतलब अपना अब जो है क्या, फाइनली जो है यूरिन की फॉर्मेशन जो है हो चुकी है, यूरिन जो है बन चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूरिन के बारे में थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसका पीएच कैसा होता है, इसका कलर को जो है, कलर के लिए जो है इसका पेल जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो जो यूरिन है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो अपनी कितनी रहती है, 6 रहती है। यूरिन जो है एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, अगर 7 होता तो वो न्यूट्रल हो जाता। ठीक है, 6 है, पीछे जा रही है ना, तो कैसा हुआ अपना, एसिडिक जो है पीएच रही। ठीक है, अब देखो यूरिन के अंदर क्या होता है, 96.5% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। 2.5% जो होता है इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, किसमें, यूरिन में। 96.5% वाटर, 2.5% यूरिया, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। तो यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे, हमारे यूरिन से जो है वो क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे बाहर की तरफ, मतलब यूरिन से जो है हम उसको क्या कर पाएंगे, एक्सक्रीट कर पाएंगे। एंड ऑल्सो कंटेन यूरिक एसिड भी होगा। ठीक है, पिगमेंट यूरोक्रोम, जो यूरोक्रोम पिगमेंट है, ठीक है, इस पिगमेंट की वजह से जो है यूरिन को उसका पेल येलो कलर जो है मिल पाता है। ठीक है, अब देखो इधर क्या लिख रखा है, इसको जो है मैंने स्टार भी मार्क कर रखा है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन रिमूव 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, जिसे कोई भी ऐसी कोई सीरियस डिजीज नहीं है, वो जो है एक दिन में नॉर्मली 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी में से। ठीक है, तो इसे जो है आपको याद करना जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, जो है हमने यूरिया फॉर्मेशन देखी। ठीक है, और फिर हमने जो है यूरिन फॉर्मेशन भी जो है कंप्लीट कर लिया। अब हमारे जो है 2-3 टॉपिक्स जो है और रह गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। उन 2-3 टॉपिक्स में से भी जो है अपना जो रेगुलेशन जो है किडनी का एक टॉपिक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक रह गया अपना टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ किडनी और डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स किसके, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के। उसके बाद जो है अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक दो चीजें मैं आपको और बताऊं तो यूरिन के बारे में। तो देखो अगर किसी भी नॉर्मल हेल्दी कोई भी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन होगा, ठीक है, उसके यूरिन में जो है ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ठीक है, यानी कि शुगर जो हम ले लैंग्वेज में बोलते हैं वो उसको हो सकता है। ठीक है, देखो और एक और मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो वो मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मतलब नॉलेज के लिए अगर आप सुनना चाहो तो देख सकते हो कि जो यूरिन है, ठीक है, उसका जो पीएच है, उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसका जो कलर है, उसका जो स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये जो है स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अगर इनमें कोई भी जो है चेंज आता है, ठीक है, या कोई भी जैसे जो है वैल्यूज में चेंज आता है, जैसे अगर उसका पीएच जो है वो गिर रहा है, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा जो है एसिडिक हो रहा है, तो या उसकी कॉम्पोजिशन में कोई जो है गड़बड़ी हो रही है, उसके ऑर्डर में, उसके कलर में जो है कोई गड़बड़ी हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होगी, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो ये दिखाएगा कि जो किडनी है वो अच्छे से जो है वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो उससे जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब हम फिजियोलॉजिकल जो है नेचर को देख सकते हैं कि जो किडनी है वो अच्छे से जो है वर्क कर रही है नहीं कर रही, इन मैग्नीट्यूड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो है आज की वीडियो जो है आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। आपको कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे जो है उसमें जो है कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो। और आप क्वेश्चन लगाना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन लगाएंगे तो उनके जो है सही से जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये जो नोट्स हैं जो मैंने आपको ये जो पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं। ये मैंने खुद ने प्रिपेयर किए जब मैं जो है तैयारी करती थी नीट एग्ज़ाम की तब। ठीक है,
तो आप मुझे बताना कि आपको कैसी ये वीडियो लगी। और हम इस वीडियो के जो अगले पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, फिर टाइप्स ऑफ किडनी, फिर रेगुलेशन होगी किडनी, मतलब रेगुलेशन कैसे होगी किडनी की, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक होएगा अपना डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, वो अपना लास्ट टॉपिक होएगा, उसमें डेफिनेशन ही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स तक जो है इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि नहीं ये मैंने गलत एक्सप्लेन किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और फिर मैं जो है आपको उसका जो है आंसर करूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो है समझ नहीं आई हो, कोई भी चीज़ जो है गलत लगी हो तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।